हेलो बच्चों, कल मैंने आपको द यूरोपियन रेवोल्यूशन का पढ़ाया था थोड़ा सा। उसमें हमने पढ़ा था व्हाट आर नेशन स्टेट्स, व्हाट आर मॉडर्न स्टेट्स और इनका कंसेप्ट क्या है। बेटा प्लीज़ उसके शॉर्ट क्वेश्चन बना लेना, कल मैंने आपको बोला नहीं था। उनको अंडरलाइन करो, एक एक नंबर के क्वेश्चन बनाओ, क्योंकि अभी इन लोगों ने एग्ज़ाम लेने का तरीका बदल दिया है। शॉर्ट क्वेश्चन देते हैं ये 20 नंबर के, तो उसमें आपको चैप्टर बहुत अच्छे से आना चाहिए, पूरा पूरा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए पूरा। तो उसके लिए आपको शॉर्ट क्वेश्चंस बनाने ही पड़ेंगे, तो प्लीज़ बनाइए। आज हम आगे करेंगे द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। इसमें हम पढ़ेंगे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन ने किस प्रकार से प्रभावित किया नेशन का एक पूरा कॉन्सेप्ट। द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789। 1789 से ही नेशनलिज्म की फीलिंग आई थी। France, as you would remember, was full-fledged territorial state in 1789 under the rule of absolute monarch। बिल्कुल 1789 में हम लोगों को पता था कि वहाँ पर एब्सोल्यूट मोनार्च था, मतलब सारे के सारे किसके पास थे अधिकार? राजा के पास थे। अब ये बताओ कौन सा राजा वहाँ राज्य करता था? लुइस 16 था लास्ट में जब हमने पढ़ा था। और कौन सी डायनेस्टी थी? बर्बन डायनेस्टी। ओके, बर्बन बिस्किट से याद कर लेना, टेस्टी टेस्टी। The political and constitutional changes that came in wake of French Revolution led to the transfer of sovereignty from the monarchy to a body of French citizen। बिल्कुल, जो पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आए थे, पॉलिटिकल चेंजेस और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस, मतलब वहाँ पर जो है कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर बुक में कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? बुक ऑफ लॉ, मतलब चाहे कानून अमीर के लिए भी उतना ही होना चाहिए, गरीब के लिए भी उतना ही होना चाहिए। जो पॉलिटिकल चेंजेस आए थे, पॉलिटिकल चेंजेस कैसे कि जो वहाँ पर हम अपना प्रतिनिधि चुनेंगे वो हम जनता खुद चुनेगी, ना कि कोई राजा का बेटा राजा बनेगा। तो ये जो चेंजेस आए थे फ्रांस में द रेवोल्यूशन प्रोक्लेम्ड दैट इट वॉज द पीपल हु वुड हैंसफोर्थ कॉन्स्टिट्यूट द नेशन एंड शेप इट्स डायनेस्टी। पहली बार ऐसा हुआ था कि जो व्यक्ति है, जो आम जनता है, वह एक देश का भाग्य लिखेगी। किस प्रकार से? जिस प्रकार से हम मोदी को चुनते हैं, उसकी जगह अगर हमने राहुल गांधी को चुना होता तो क्या होता? राहुल गांधी जी प्लीज़ मेरे ऊपर वो मत कर देना केस, ठीक है? बट इट अ डेमोक्रेटिक कंट्री, वी कैन स्पीक एनीथिंग। From the beginning, the French revolutionaries introduced various measures and practices। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, शुरुआत से फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज जो थे उन्होंने बहुत सारे कार्य करने शुरू कर दिए थे दैट कुड क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल। फ्रांस के लोगों के लिए कलेक्टिव आइडेंटिटी, मतलब वो फ्रांस के लोग हैं ये बताना। द आइडिया ऑफ ला पार्टे, द फादरलैंड, ले सिटिजन, द सिटीजन एम्फेसाइज द नोशन ऑफ यूनाइटेड कम्युनिटी इंजॉइंग इक्वल राइट्स। इससे क्या होगा? हर कम्युनिटी को इक्वल राइट्स हैं, चाहे वो राहुल गांधी जी हैं, चाहे मैं हूँ, चाहे मेरा बेटा है, सबको इक्वल राइट्स हैं। मतलब चाहे कोई अमीर है, चाहे कोई गरीब है, लेकिन सबको सफरेज मिला हुआ है। सफरेज मीन्स राइट टू वोट। 18 साल का होगा तो सबको राइट टू वोट होगा। ऐसा तो नहीं है कि अंबानी का लड़का 2 वोट डालेगा और मेरा बेटा 1 वोट डालेगा, नहीं, सबको एक ही वोट डालना है। A new French flag, एक नया फ्लैग ट्राई कलर वॉज चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मल रॉयल स्टैंडर्ड। पहले राजा का कोई फ्लैग होता था, उसको हटा करके ट्राई कलर बनाएगा। द स्टेट जनरल वॉज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स। अब हम पीछे फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़कर आए हैं, एक्टिव सिटीज़न कौन थे और पैसिव सिटीज़न कौन थे। एक्टिव सिटीजन्स जिनको राइट टू वोट मिला था वहाँ पर, और वो एक्टिव सिटीज़न कौन थे? जो कम से कम अपनी आय का 3 दिन का टैक्स पे करते हों, दे आर एक्टिव सिटीजन्स। उस टाइम औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था, पीजेंट्स को वोट देने का अधिकार नहीं था फ्रांस में। तो जितने भी एक्टिव सिटीजन्स थे उन्होंने उसका नाम क्या रख दिया? नेशनल असेंबली। न्यू हिम्स वर कंपोज्ड। हिम्स का मतलब नए नए गाने, जैसे हम लोग गाते हैं ये देश है वीर जवानों का, वंदे मातरम, तो इसमें पेट्रोटिक फीलिंग जन्म लेती है अंदर से। मतलब हमको लगता है, देखा है ना 26 जनवरी पे हम लोग कैसे खुश हो जाते हैं, ओहो सबका मन करता है वो हम तो आज बॉर्डर पे चले जाएं और पाकिस्तान को उड़ा के आ जाएं। सारे के सारे शहीद होने को तैयार होते हैं, लेकिन सिर्फ 26 जनवरी और 15 अगस्त, 27 जनवरी को सबने सुबह 8 बजे उठना है। ओस टेकन एंड मार्टियर कमोनरेटेड। शपथ ली गई कि हम अपने देश के लिए करेंगे। मार्टियर्स मतलब शहीद होने के लिए लोग तैयार हो गए। ऑल द नेम ऑफ द नेशन, देश के लिए शहीद हो जाएंगे। अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव
administrative system was put in place of formulated uniform laws for all citizens. Centralized administrative system बना in place और लोगों को सबको बराबर अधिकार दिए गए with its territory. इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ एंड ड्यूज़ वर एबोलिश्ड. जो इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ थी उनको हटाया गया. विद द यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स वर अडॉप्टेड. इनको हम आगे पढ़ेंगे कि भैया यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स क्या होता है. ओके इसका मतलब है कि जैसे अभी 1 किलोमीटर है तो उसमें 1000 मीटर ही होता है. तो यूनिफॉर्म मेजर्स हैं, स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं पूरे वर्ल्ड के लिए. आगे इसको हम कंसेप्ट को बहुत अच्छे से करेंगे. रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज्ड एंड French as it was spoken and written in Paris became the common language of the nation. जो हमारे रीजनल डायलेक्ट्स है, जैसे हम बिहारी बोलते हैं, हम कुमाऊनी बोलते हैं, इन सब को हटा करके फ्रेंच लैंग्वेज को एक नेशन लैंग्वेज बनाया गया. The revolutionary further declared that it was mission of the destiny of the French nation to liberate people of Europe from despotism. ये रेवोल्यूशनरीज़ ने बाद में ये डिसाइड किया कि भाई जो फ्रांस को देख करके कि जिस प्रकार से फ्रांस जो है डेस्पोटिक पावर से आज़ाद हुआ है, मतलब राजा की पावर से आज़ाद हुआ है, इसी प्रकार से वो यूरोप को भी करेंगे और यूरोप को भी नेशन बनाएंगे. व्हेन द न्यूज़ ऑफ द इवेंट्स इन फ्रांस रीच्ड इन डिफरेंट सिटीज़ ऑफ यूरोप. जब ये खबर यूरोप के डिफरेंट सिटीज़ में पहुंची, स्टूडेंट एंड अदर मेंबर्स ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लास बिगन सेटिंग अप ऑफ जैकोबियन क्लब्स. जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग थे उन्होंने जैकोबियन क्लब्स बनाने शुरू कर दिए. जैकोबियन क्लब्स भी हमने 9th क्लास में पढ़ा है. देयर एक्टिविटीज़ एंड कैंपेन्स प्रिपेयर द वे फॉर द फ्रेंच आर्मीज़. फ्रेंच आर्मीज़ के लिए उन्होंने क्या बनाया, पाथ बनाया. वी मूव्ड इन हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड एंड मूव टू इटली इन 1790s में. वहाँ इन सब जगहों पर गए. विद द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशनरी वॉर्स. रेवोल्यूशनरी वॉर्स हो गई, मतलब सब लोग विद्रोह करने लगे. द फ्रेंच आर्मीज बिगिन टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रॉड. जो फ्रांस की आर्मीज थी वो नेशनलिज्म का आइडिया विदेश में अपनी तरफ से उन्होंने आगे बढ़ाया. एक पैसेज और पढ़ाऊंगी ये वाला. Within the wide swath of territory that came under the control, Napoleon set about introducing many of the reforms that he had already introduced in France. फ्रांस में उसने जो अपने इंट्रोड्यूस किए थे, उसने नए नए रिफॉर्म्स, मतलब क्या क्या चेंजेस किए थे. दो अ रिटर्न ऑफ मोनार्की, नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्ट्रॉय डेमोक्रेसी इन फ्रांस. दो रिटर्न टू मोनार्ची, नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस. नेपोलियन ने फ्रांस में डेमोक्रेसी को भी डिस्ट्रॉय किया था. बट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड ही हैड इनकॉर्पोरेटेड रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स इन ऑर्डर टू मेक द होल सिस्टम मोर रैशनल एंड एफिशिएंट. एज वी नो नेपोलियन वॉज ऑल्सो अ डिक्टेटर. तो उसने डेमोक्रेसी को तो कहीं ना कहीं ख़त्म किया था, लेकिन फिर भी उसने काफ़ी सारे रिफॉर्म्स लेकर के आया था. उनको देखते हैं. ये जो आगे की 4 लाइनें, दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन्स, प्लीज़ अंडरलाइन देम. द सिविल कोड ऑफ 1805, 1804. ये सिविल कोड और नेपोलियन कोड है क्या? यूजुअली नोन एज नेपोलियन कोड, इसको हम नेपोलियन कोड भी बोलते हैं. डिड अवे विद द ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ. मतलब जन्म से किसी को जो अधिकार प्राप्त है अब वो नहीं मिलेंगे. एस्टेब्लिश्ड इक्वलिटी, उसने बराबर का अधिकार दिया. बिफोर द लॉ एंड सिक्योर्ड राइट टू प्रॉपर्टी, और अपनी प्रॉपर्टी का भी अधिकार दिया, तुम प्रॉपर्टी बना सकते हो. दिस कोड वाज एक्सपोर्टेड टू रीजन्स अंडर फ्रेंच कंट्रोल. फ्रेंच कंट्रोल में ये आइडिया आगे बढ़ा था. इन द डच रिपब्लिक, इन स्विट्ज़रलैंड, इटली एंड जर्मनी, नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स. जो स्विट्ज़रलैंड था, इटली था, जर्मनी था, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स किए उसने, मतलब पावर शेयर किया उसने. एबोलिश द फ्यूडल सिस्टम को ख़त्म किया. एंड फ्रीड पीजेंट फ्रॉम सर्फडम एंड मेनोरियल ड्यूज. उनको सर्फडम स्लेवरी होता है बच्चा, स्लेवरी से और मेनोरियल ड्यूज से आज़ाद कराया. इन द टाउन्स टू गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड. टाउन्स में भी रेस्ट्रिक्शंस को हटाया गया. ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया गया. पीसेंट्स, आर्टिसंस, वर्कर्स एंड न्यू बिजनेसमैन्स इंजॉयड अ न्यू फाउंड फ्रीडम. वो नई अपनी अपनी जो उनकी फ्रीडम मिली थी अभी उसको इंजॉय ही कर रहे थे. बिजनेसमैन एंड स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर ऑफ गुड इन पर्टिकुलर बिगिन टू रियलाइज द यूनिफॉर्म लॉज.
सबके लिए यूनिफॉर्म लॉज बनने लग गए थे। स्टैंडर्डाइज्ड वेट एंड मेजर्स, मैंने भी बताया था, जैसे 1 किलो है तो उसमें क्या होगा 1000 ग्राम्स होगा, तो वो वेट्स एंड मेजर्स के वो बने स्टैंडर्ड यूनिट्स। एंड अ कॉमन नेशनल करेंसी वुड फैसिलिटेट द मूवमेंट एंड एक्सचेंज गुड एंड कैपिटल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। इस कॉन्सेप्ट को भी हम आगे पढ़ेंगे, अभी बस मैं हल्का सा बता देती हूँ कि पूरे देश में एक ही करेंसी थी। जैसे हम इंडिया में रहते हैं तो इंडिया में रुपया चलता है, तो यहाँ पर क्या है, आप जम्मू कश्मीर में जाओ तो भी रुपया चलेगा, आप अरुणाचल प्रदेश में जाओ तब भी रुपया चलेगा। बेटा अगर ऐसा हो हर स्टेट में रुपया चेंज हो, तो भाई यहाँ से यूपी में कितने लोग जॉब करने जाते हैं, तो वो तो रोज़ सुबह शाम करेंसी चेंज करने की लाइन में ही लगे रहेंगे, और फिर उस करेंसी का वैल्यू भी अलग होगा। यहाँ का 1 रुपया हो सकता है वहाँ के आधा यूरो के बराबर हो। कोई भी करेंसी का नया नाम देंगे तो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव in a country if the country has different currencies for each and every state. Okay, इसको हम आगे करेंगे बहुत अच्छे से। However, in the areas conquered, जो उसने एरियाज जीते थे, the reactions of the local population French rule were mixed. लोगों का वो मिक्स था सब कुछ, मतलब क्या है अच्छा किया है इसने बेकार किया है, सब मिक्स था। इनिशियली इन मैनी प्लेसेस सच एज हॉलैंड एंड स्विट्जरलैंड एज वेल एज certain cities like Brussels, Mainz, Milan and Warsaw, the French armies were welcomed as harbingers of liberty. वो ये इन सब लोगों ने, हॉलैंड स्विट्जरलैंड, इन लोगों ने इसका बड़ा स्वागत किया अपनी लिबर्टी का। बट ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। बट द इनिशियल एंथुजियाज्म, मतलब जो शुरुआत में जो उनकी उत्सुकता थी, टर्न इनटू हॉस्टिलिटी, डर में खौफ में बदल गई। एज इट बिकेम क्लियर दैट द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट डिड नॉट गो हैंड इन हैंड विद पॉलिटिकल फ्रीडम, क्योंकि हमें समझ में आया था बाद में जाकर के कि ये सबके हाथों में स्वतंत्रता नहीं जाने वाली है। मैंने आपको इनिशियली बता दिया था, ही वॉज ऑल्सो अ डिक्टेटर। बस शुरू में लुभाने के लिए उसने अच्छे अच्छे वादे किए थे। इंक्रीज टैक्सेशन, टैक्स बढ़ाए गए। सेंसरशिप, सेंसरशिप का मतलब होता है, सेंसरशिप का मतलब होता है प्रेस पर अपना दबदबा बनाना, मतलब प्रेस वही छापेगी जो कि कौन करेगा, जो वो कहेगा, उसके खिलाफ कुछ नहीं छाप सकते। आगे हम चैप्टर 9 में पढ़ के आए, हिटलर वाला, उसने भी सेंसरशिप लगाई थी। एक हमने ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए, जो इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया था, अगर आप लोगों को याद हो, वर्नाकुलर एक्ट बोलते हैं जिसको, अंग्रेज़ों ने लगा दिया था, जिसमें उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता को रोक दिया था कि अंग्रेज़ों के खिलाफ कोई कुछ नहीं लिखेगा। तो ये सब सेंसरशिप उसके लिए लगा दिया, सेंसरशिप लगा दिया था। अच्छा, फोर्स्ड कॉन्स्क्रिप्शन इनटू द फ्रेंच आर्मीज रिक्वायर्ड टू कॉन्कर द रेस्ट ऑफ यूरोप, और बोला गया कि पूरा यूरोप जीतो। ऑल सीम टू आउटवे एंड एडवांटेजेस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज, ऐसा प्रतीत हो रहा था, सीम्ड मतलब ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे सब कुछ ही चेंज हो गया है। ओके, थैंक यू। इसको पढ़ लेना अच्छे से, इसके शॉर्ट क्वेश्चन बना लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है।